गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर शिल्पी जायसवाल। आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे वो है कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। अगर हम लोग बात करें कौटिल्य की तो भारतीय ज्ञान की जो गौरवशाली परंपरा है उसमें कौटिल्य का स्थान अद्वितीय है और उसे कूटनीति और शासन कला का महान प्रतिपादक कहा जा सकता है। जिस समय यूनान में राजनीति शास्त्र के जो प्रसिद्ध विद्वान अरस्तु का एक प्रभाव जम रहा था, तो उसी समय भारत में भी आचार्य जो कौटिल्य है वो भारतीय राज्य दर्शन के में अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर विशाल साम्राज्य के प्रधानमंत्री के रूप में अपनी व्यवहारिक राजनीतिक ज्ञान का परिचय दे रहे थे। सोलेटोरी ने लिखा है कि प्राचीन भारत की राजनीतिक विचारधाराओं में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य जो कौटिल्य की विचारधारा है वो सबसे महत्वपूर्ण है। कौटिल्य के अनुसार प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा के हित में ही उसका हित है। राज्य का अपना प्रिय या सुख कुछ भी नहीं है, प्रजा का प्रिय ही उसका प्रिय है। और कौटिल्य के जीवनी के बारे में अगर आपको जानना हो तो मेरी एक और वीडियो है, उसमें आप जान सकते हैं कि कौटिल्य का जीवन काल कैसा रहा, उनके जीवन में क्या चीज़ें हुई और वो कैसे एक मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे उसके प्रधानमंत्री बने। अगर हम लोग बात करें राज्य की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ द स्टेट की, तो प्राचीन भारत में राज्य की संस्था की जो उत्पत्ति के बारे में बहुत सारे सिद्धांत थे। पहला सिद्धांत ये था कि युद्ध की परिस्थिति में सैनिक आवश्यकताओं के कारण राज्य का जन्म हुआ। और दूसरा सिद्धांत दैवीय सिद्धांत का है, यानी डिवाइन थ्योरी। इसमें कहा गया है कि भगवान ने विभिन्न देवताओं के अंश को लेकर राजा का निर्माण किया ताकि वो प्रजा की कल्याण कर सके। मनु ने राजा की इसी डिवाइन थ्योरी को या दैवीय सिद्धांत को स्वीकार किया। तीसरा सिद्धांत जो है वो इवोल्यूशनरी है, विकासवादी है। इसके अनुसार राज्य का जो विकास हुआ वो धीरे धीरे हुआ, जिसकी वर्णन अथर्ववेद में किया गया है। चौथा सिद्धांत ये है कि जब आरंभिक स्वर्ण युग था तो उस समय लोभ, मोह, काम, राग इत्यादि की भावनाओं के प्रबल होने के कारण मानव जो स्वभाव है वो काफ़ी निष्ठुर हो गया, उसमें काफ़ी भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई। इसी से छुटकारा पाने के लिए लोग जो है ब्रह्मा की शरण में गए और उन्होंने राज्य की उत्पत्ति के लिए दंड नीति का उपदेश दिया, जिसका कि वर्णन महाभारत के शांति पर्व में है। कौटिल्य ने इन सभी राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है उसको डिनाई कर दिया, उसको अस्वीकार किया। उसने एक उसका जो सिद्धांत है वो बिल्कुल अलग है। वो मत्स्य न्याय पर आधारित है और अनुबंध पर, यानी कि कौटिल्य जो है वो अपने राज्य का सिद्धांत जब देता है तो ये कहता है लॉ ऑफ द सी क्रिएचर और सोशल कॉन्ट्रैक्ट को वो इम्पोर्टेंस देता है। वो ये कहता है, उसका जो विचार है हॉब्स के समान है। जिस तरीके से हॉब्स ने कहा था उसी तरीके से कौटिल्य ने भी कहा है। उसने ये कहा था कि मानव समाज में पहले दंड व्यवस्था कोई नहीं थी। इससे क्या होता था, एक मत्स्य न्याय की उत्पत्ति हुई। जिस प्रकार से मत्स्य न्याय या लॉ ऑफ द सी क्रिएचर क्या है कि जिस प्रकार से बड़ी मछली छोटी मछली को अपना आहार बना लेती है, उसी प्रकार से उस युग में जितने की पावरफुल थे वो वीकर को, निर्बल को की संपत्ति पर, उनके अधिकारों को हड़प रहे थे। तो इस अराजकता की स्थिति से परेशान होकर मनुष्यों ने मनु को अपना राजा बनाया। मनु और प्रजा के बीच में एक समझौता हुआ जिसमें कहा गया कि राजा को जो प्रजा है वो राज्य शासन चलाने के लिए अन्न की उपज का 1/6वां भाग देगी और व्यापार से प्राप्त जो धन है उसका 10वां भाग देगी और कुछ न कुछ कर देगी, जिसके आधार पर वो उस राज्य को चलाएगा, जिसका कि वर्णन कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में वर्णित है। और ये भी कहा गया कि कर से प्राप्त जो धन होगा वो उसका अधिकारी राजा ही होगा, जो अपनी प्रजा को सुखी रखेगा। तो यानी कि ये जो समझौता था वो द्विपक्षीय था, दोनों तरफ से था। राजा और प्रजा दोनों अपने कर्तव्य से बंधे हुए थे। राजा प्रजा के प्रति विमुख नहीं हो सकता था और प्रजा राजा के प्रति भी नहीं हो सकती थी विमुख। और यहाँ पर कौटिल्य ने एक बात कही कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा के हित में ही उसका हित है और राजा का अपना कुछ प्रिय या सुख कुछ भी नहीं है, प्रजा का प्रिय ही उसका अपना प्रिय है। इसी के संदर्भ में वह जो कौटिल्य है वह अपना विचार जो देता है वो लोकतांत्रिक सरकार से कुछ
मैच करता है, मिलता है, जहाँ पर ये है कि प्रजा के हाथ में वित्तीय अधिकार सौंप कर वो राजा को निरंकुश होने से रोक देता है। जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं और इंडियन पॉलिटिकल थिंकर हैं, इसमें एक डिफरेंस ये है कि जो प्राचीन भारतीय विचारक हैं वो ये कहते हैं कि राजा कोई भी होगा लेकिन वो निरंकुश नहीं होगा, वो पूरी तरीके से फ्री है क्योंकि उसको देश का शासन चलाना है, लेकिन उसके पर एक बाउंडेशन है, एक लिमिटेशन है, और वह है धर्म का, कि राजा जो है वो धर्म से विमुख नहीं होगा। कौटिल्य के अगर सप्तांग सिद्धांत की बात करें तो सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत उसने ये माना है कि राज्य के जो है वो 7 अंग होंगे। जिस तरीके से एक मनुष्य के शरीर के अंग होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर उसने कहा है कि राज्य के 7 अंग, इट्स मीन 7 ऑर्गन ऑफ द स्टेट, ये 7 जो अंग हैं, जो 7 जो एलिमेंट्स हैं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हैं। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर ने स्टेट के 4 एलिमेंट्स को माना है, लेकिन यहाँ पर कौटिल्य और मनु दोनों ने ही लगभग 7 सिद्धांतों को माना है सप्तांग थ्योरी के ये, और ये कहा है कि ये 7 का होना बहुत ज़रूरी है। ये 7 एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। 7 में से किसी एक का भी निर्बल होना या कमज़ोर होना सही नहीं होगा। तो यहाँ पर उन्होंने राज्य के 7 मुख्य अंग बताए हैं। मनु, भीष्म इत्यादि ने भी राज्य को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या जीवित सावयव माना है और उसके 7 अंग बताए हैं। तो यहाँ पर कौटिल्य ने इस तरीके से 7 अंगों की बात की है। पहला जो है वो राजा या स्वामी है, यानी कि जो किंग होगा। यहाँ पर राजा जो है वो राज्य का संस्थापक होगा, और कौटिल्य जो है राजा को ही केंद्र बिंदु मानकर चलता है। राजा एक सूर्य है और बाकी सभी अंग उसके चारों ओर चक्कर काटने वाले ग्रहों के समान हैं। कौटिल्य जो है वो राजा को राज्य का सर्वे सर्वा मानता है, लेकिन वो ये भी कहता है कि राज्य जो है वो राजा की संपत्ति नहीं है। राजा मनमानी तरीके से राज्य नहीं चलाएगा। यहाँ पर प्रजा उसकी दास नहीं है, दोनों एक समझौते से बंधे हुए हैं। राजा का अस्तित्व तभी तक है जब तक प्रजा उससे प्रसन्न है। इसीलिए कौटिल्य जो है राजा को सदैव सचेत रहने का आदेश देते हैं। वो ये कहते हैं कि प्रजा के हित को ही वो अपना हित समझे और प्रजा का संरक्षण वो अपने पुत्र के समान करे। वो ये कहता है कि राजा को गुप्तचरों द्वारा षड्यंत्रकारी शत्रुओं और विद्रोहियों का पता लगाते रहना चाहिए। राजा को योग्य होना चाहिए, उसमें सभी विधाओं में पारंगत होना चाहिए। इट्स मीन्स उसके अंदर सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एज अ किंग। और उसने ये कहा है कि जब वो मंत्रियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करे, जब वो उसको रिक्रूट करे, तो ये ध्यान रखे कि उनकी योग्यता क्या है। उसे स्वयं भी परिश्रमी होना चाहिए और इसके साथ ही साथ उसको इतना कैपेबल होना चाहिए कि उसके अंडर में जितने भी लोग हैं उन पर वो एक रिस्ट्रिक्शन लगा सके, उन्हें अनुशासन में रख सके। यहाँ पर राजा को वो आलस करने से रोकता है। वो ये कहता है कि आलस जो है वह प्रजा के विरुद्ध हो सकता है, इसलिए राजा को हमेशा एक्टिव होना चाहिए। और इसलिए यहाँ पर ये राजा कौटिल्य जो है वो ये भी कहता है कि राजा सदैव जो है वो प्रजा का स्वामी नहीं है, वो दास है, इसलिए उसे हमेशा प्रजा की सेवा में ही लगा रहने का उपदेश देता है। नेक्स्ट यानी दूसरा जो अंग है सप्तांग थ्योरी का, वो अमात्य है या मंत्री है। तो कौटिल्य ये कहते हैं कि अमात्य और जो मंत्री है ये उसकी तुलना आँख से की है, और अमात्य और राजा एक ही गाड़ी के 2 पहिए के समान है, यानी कि दोनों की जो जिम्मेदारी है, दोनों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर अमात्य के बारे में कौटिल्य ये कहते हैं कि जो कर्मचारी हैं उसे ही वो अमात्य के नाम से बुलाता है। वो ये कहता है कि राजा को आदेश देता है कौटिल्य कि वह जब अमात्य को चुने तो उनकी योग्यता को अच्छी तरीके से परख ले। कौटिल्य ने स्वामी को अमात्य की अपेक्षा और अमात्य को जनपद की अपेक्षा अधिक महत्व दिया है, क्योंकि उसके मतानुसार राज्य के जितने भी बड़े बड़े काम हैं, राजकीय कार्य है, ये और दंड प्रयोग, शत्रु निवारण, ये सारे काम जो होते हैं अमात्य के द्वारा होते हैं, और किंग के एज ए हेल्पर वो कंट्री के लिए अपना बेस्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो जनपद यानी कि राष्ट्र है। यहाँ पर जो कौटिल्य है वो ये कहते हैं कि इसमें
टेरिटरी और पॉपुलेशन दोनों इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, यानी कि जनपद में भूमि और जनसंख्या कौटिल्य दोनों को ही इसमें सम्मिलित करता है। वो ये कहता है कि राष्ट्र की जो जनता है वो स्वामी भक्त होनी चाहिए, कर चुकाने वाली होनी चाहिए, इसके साथ वह सुखी परिश्रमी होनी चाहिए। कौटिल्य जो है वो कृषकों को इसलिए परिश्रमी रखना चाहता है क्योंकि वो राज्य की जो आय है उसका प्रमुख स्रोत होते हैं। उनके परिश्रम से जितना अधिक उत्पादन होगा उतनी ही अधिक राज्य की आय बढ़ेगी। कौटिल्य भूमि के विषय में लैंड के बारे में ये कहते हैं कि भूमि केवल अन्न ही उत्पादन करने वाली नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसमें वन, तालाब, खाने, पशु पक्षी, सैनिक, किले इत्यादि भी होने चाहिए। और जनपद के निकट के जो राज्य हैं उनको शक्तिशाली बनने से रोकना चाहिए। यहाँ पर कौटिल्य ने जनपद की जो जनता है, जो नागरिक हैं, उनको स्वामी भक्त होने पर अधिक जोर दिया है। नेक्स्ट है दुर्ग या फोर्ट। तो यहाँ पर जो कौटिल्य है वो 4 तरीके के दुर्ग या फोर्ट की बात करते हैं। फोर्ट या किला हम कह सकते हैं, ये 4 तरीके के होते हैं। कौटिल्य ने दुर्ग को शक्ति का एक केंद्र बताया है। वो ये कहते हैं कि शक्ति के बिना राज्य का अस्तित्व सुरक्षित नहीं रह सकता है और इसीलिए दुर्ग का होना अत्यंत आवश्यक है। और ये दुर्ग जो है वह युद्ध की दृष्टि से भी काफ़ी उपयोगी होने चाहिए। और इसके संदर्भ में उन्होंने कहा है कि 4 तरीके के दुर्ग होंगे, 4 तरीके के फोर्ट होंगे। औद्यक दुर्ग जिसके चारों ओर जल होगा, पार्वत दुर्ग यानी जिसके तरफ जिस दुर्ग की तरफ, जिस किले की तरफ चारों ओर चट्टाने ही चट्टाने या पर्वत श्रेणियाँ होंगी। धानवन दुर्ग यानी कि चारों तरफ रेगिस्तान होगा और दुर्ग जो है, जो फोर्ट है, वो स्थल के बीचों बीच में बनेगा। और वन दुर्ग है जिसके चारों ओर कटीले, झाड़ियाँ, वन इत्यादि होंगे। तो इन चारों दुर्गों के कारण जो मेन एम है कौटिल्य का, वो ये कहता है कि चारों इस सिचुएशन में बनी हैं कि जो शत्रु है वो किंग तक पहुंच ना पाए, किंग वहाँ पर सेफ रहेगा। क्योंकि चाहे पर्वत हो, माउंटेन्स हो, या डिज़र्ट हो, मरुस्थल हो, या बहुत घने जंगल हो, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो शत्रु है वो राजा तक पहुँच नहीं पाएगा, उससे पहले ही वह अपना प्राण त्याग सकता है, क्योंकि राजा जो है बहुत सेफ जोन में रहेगा। यहाँ पर राजा का सेफ जोन में रहना इसके लिए कौटिल्य बहुत महत्व देता है, क्योंकि कौटिल्य जो है वो युद्ध को राज्य के लिए बहुत आवश्यक मानता है। युद्ध राज्य की शक्ति के विकास में सहायक होती है और युद्ध के समय ही दुर्गों का काफ़ी महत्व होता है। आक्रमण के समय जब शत्रु को पराजित करना हो तो ये दुर्ग बहुत काम देते हैं। तो ये कहता है, कौटिल्य का ये कहना है कि दुर्ग में सभी प्रकार की सैन्य सामग्री और खाद्य सामग्री होनी चाहिए, क्योंकि कभी जब परिस्थिति ऐसा हो और राज्य की रक्षा के लिए अगर दुर्ग जो है अगर बंद कर दिया जाए तो आपातकाल में भी जो राजा है वो सेफ रह सके। नेक्स्ट है कोष या ट्रेजरी। कोष का मतलब यहाँ पर क्या है? कोष का जो महत्व है वो प्राचीन काल में भी था और आज भी वही है। बिना कोष, बिना फंड, बिना किसी बैलेंस के, इकोनॉमी के कोई भी कंट्री नहीं चल सकती। इस समय आप देख रहे हैं कि श्रीलंका भी चाइना से काफ़ी लोन ले चुकी है, या उसको वो उधार देना कह सकते हैं। पाकिस्तान भी पूरी तरीके से चाइना के कब्ज़े में है, क्योंकि चाइना ने उसे काफ़ी उधार दिया हुआ है। यानी किसी भी कंट्री को अगर डेवलप होना है और अपनी सॉवरेनिटी को पूरी तरीके से सिक्योर रखना है, तो जाहिर सी बात है कि उस कंट्री के पास इकोनॉमिक पावर होना भी बहुत ज़रूरी है। यानी कि कोष कौटिल्य के समय से लेकर आज तक कितना इम्पोर्टेंट है कि कोई भी कंट्री हो या कोई भी देश हो, तो उसके पास एक इकोनॉमिक जो अथॉरिटी है, जो पावर है, उसका होना बहुत कितना ज़रूरी है। तो यहाँ पे बिना कोष के राज्य तो चल नहीं सकता। राज्य का अस्तित्व, विकास, डेवलपमेंट जो है वो पूरे कोष पर ही निर्भर करता है। कौटिल्य का ये मत था कि संसार में अर्थ ही प्रमुख पदार्थ है। सामान्यतः जो मनुष्य है उसका जीवन निर्वाह तब तक नहीं हो सकता जब तक उसके पास इकोनॉमिक पावर नहीं होगी।
तो तब राज्य जैसा एक विशाल संस्था वो कैसे बिना इकोनॉमिक पावर के चल सकती है। तो राज्य के सभी कार्यों का जो आरंभ है वो कोष पर ही आधारित होता है। और कौटिल्य ये कहता है कि राज्य को सर्वप्रथम अपने कोष की चिंता करनी चाहिए। कौटिल्य यहाँ पर ये कहते हैं कि कोष का संचय भी होना चाहिए, हम कुछ इकोनॉमिक जो रिसोर्सेज हैं उसको सिक्योर करके भी रखें, उसको कुछ सुरक्षित भी रखें। यहाँ पर वो कहते हैं कि कोष में जो राजा के पूर्वजों द्वारा जो एकत्रित धन है, मूल्यवान रत्न, सोना इत्यादि तो होना ही चाहिए। इसके साथ ही साथ जो कर के रूप में यानी टैक्स के रूप में जो धन मिलता है और अन्य सामग्री भी उचित मात्रा में एकत्र होनी चाहिए, क्योंकि ये जो कोष है, ये जो ट्रेजरी है, ये संकट काल में काम देता है और शांति काल में राजा के काम आता है। तो कौटिल्य ये भी कहते हैं कि धन जनता से धर्मपूर्वक ही लेना चाहिए। यहाँ पर वो जबरन वसूली को पूरी तरीके से डिनाई कर देते हैं। दंड या सेना की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौटिल्य जो है वह भी दंड को राज्य की एक प्रमुख प्रकृति मानते हैं। यहाँ पर दंड का क्या अर्थ है? सेना। और सेना, राज्य की जो सेना होती है वो राज्य का प्रमुख आधार होती है। कौटिल्य सेना में ऐसे वीरों को रखने की सलाह देते हैं जो वंश परंपरा से राजा के प्रति भक्ति रखते हैं और वंश परंपरा से ही सैनिक बनते चले आ रहे हैं। जो आर्मी है, जो सेना है, वो पूरी तरीके से ट्रेंड होनी चाहिए, पूरी तरीके से अनुशासित होनी चाहिए। और यहाँ पर कौटिल्य जो है वो क्षत्रिय को ही सेना में भर्ती करने की सलाह देते हैं। राजा ऐसा क्योंकि कौटिल्य जो है वो क्षत्रिय सेना को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वह वैश्य और शूद्र वर्ण के सैनिकों को सेना के अंतर्गत भी महत्व देते हैं। लेकिन वह ये भी कहते हैं कि राजा को ब्राह्मणों को सेना में रिक्रूट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे लॉजिक उन्होंने ये दिया है कि ब्राह्मणों का जो हृदय है वो दया से भरा होता है और एक बार नमस्कार कर देने मात्र से ही वो अपने शत्रु को क्षमा कर देते हैं। यहाँ पर कौटिल्य ये भी कहते हैं कि दंड जो है वो राजा का आभूषण है और दंड की शक्ति को ही कौटिल्य राज सत्ता के प्रतीक और संप्रभुता का आधार मानते हैं। इस समय भी हम ये चीज़ कह सकते हैं, जो 1 साल पहले गलवान घाटी में हुआ या जो डेली की लाइफ में हमारे साथ होता रहता है, तो अगर हमारे पास एक आर्मी नहीं होगी, पुलिस फोर्स नहीं होगी, तो हम कैसे अपने आप को सिक्योर कर सकेंगे। अगर आज हम अपने घर में शांति से बैठे हैं तो इसका मतलब ये है कि गलवान घाटी में कुछ जो हमारे सैनिक थे वो शहीद हुए। तो यानी कि एक तो स्वामी भक्ति, यानी कि वह अपनी कंट्री के सॉवरेनिटी को सिक्योर करने के लिए हुए। यानी कि ये जो चीज़ें हैं आज भी कितना इम्पोर्टेंस रखती हैं, इसका रेलेवेंस आज भी हमें दिखाई पड़ता है। क्योंकि एक कोई भी कंट्री हो, उसके पास अगर आर्मी नहीं होगी तो कोई भी दूसरी कंट्री उसके ऊपर अटैक कर सकती है। यहाँ पर जो कौटिल्य है वो सेना के 4 प्रमुख अंग मानते हैं। वो चतुरंगिणी सेना में वह हस्तबल, अश्वबल, रथबल और प्रतिबल यानी पैदल चलने वाले चारों अंगों को बताते हैं। और उस काल में भारत की जो सेना थी वो विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती थी। नेक्स्ट है आपका मित्र या फ्रेंड या एली। कौटिल्य के अनुसार राज्य का जो अंतिम लक्षण वो मित्र का है। कौटिल्य का ये परामर्श था कि पड़ोसियों से राजा को सदैव मित्रता रखनी चाहिए, क्योंकि राज्य की उन्नति और विपत्ति के समय सहायता कौन करता है? फ्रेंड्स करते हैं। तो कौटिल्य ये भी कहता है कि मित्र राज्यों का चयन करते समय वो वंश परंपरा से चले आ रहे मित्र राजाओं को पहले वो सर्वोच्च स्थान देगा, पहले वो उनको प्रेफरेंस देगा, जो 4 फादर से उसके ट्रेडिशनल फ्रेंड्स चले आ रहे हैं। इसके साथ ही वो ये भी कहता है कि मित्र बनाते समय राजा को अन्य उपायों से भी राजा को परख लेना चाहिए, यानी कि फ्रेंड्स जो है वो कितने इम्पोर्टेंस हैं। अगर इंडिया के हम अरीना में देखें तो इंडिया के जितने भी नेबरिंग कंट्री है उसका भारत के साथ तो उसका एक फ्रेंडशिप, एक अच्छा रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि जो आसपास की कंट्री हैं उसका एक फ्रेंडशिप जो एक रिलेशन होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंस है। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत की अगर हम आलोचना करें, हम कह सकते हैं कि स्टेट इज़ नॉट ऑर्गेनिज्म। राज्य को शरीर बताना उचित नहीं होगा।
क्योंकि साप्तांग सिद्धांत में हमने ये देखा कि राज्य जो है वो मानव शरीर की तरह है और उसके 7 अंग हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आंगिक सिद्धांत जो है, जो ऑर्गेनिक थ्योरी है, वो आंशिक रूप में ही सत्य है। इसके साथ हम ये कह सकते हैं कि कौटिल्य ने दुर्ग, कोष, सेना और मित्र को राज्य का आवश्यक अंग माना है, लेकिन इसके साथ ही साथ हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये पूरी तरीके से आधारभूत जो है वही तत्व हैं, क्योंकि कौटिल्य यहाँ पर इसके साथ ही साथ कौटिल्य जो है वो सार्वभौमिकता, सरकार, जनसंख्या और निश्चित भूभाग जो कि राजा के आधुनिक तत्व माने जाते हैं उसका कहीं भी वर्णन नहीं करता है। साप्तांग सिद्धांत में जो है वह प्रजातंत्र में प्रजातंत्र की काफ़ी उपेक्षा की गई है, डेमोक्रेसी को काफ़ी हद तक इग्नोर किया गया है। यहाँ पर ये साप्तांग सिद्धांत जो है वो डेमोक्रेसी के अपेक्षा मोनार्की के ज़्यादा करीब है, ज़्यादा समीप है। और इसके साथ ही साथ हम इसकी ये भी आलोचना कर सकते हैं कि राजा जो है वो सेना, कोष और दुर्ग की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकता है। ये बात सत्य है कि ये बातें राज्य के लिए चाहे जितनी आवश्यक हो, लेकिन उन्हें आधारभूत तत्वों की संज्ञा नहीं दी जा सकती। सेना प्रत्येक राज्य में पाई जाती है, उस पर बल दिया जाता है, लेकिन उसे राज का आधारभूत तत्व नहीं माना जा सकता। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।